क्वालिफाई तो उससे बनेगा। देखो पीएससी क्या है, सीजीपीएससी क्या है, एग्जामों में अंतर क्या है, पहले इस बात को समझ जाओ। जो पहले सीजीपीएससी, जो आज का सीजीपीएससी है, आज का सीजीपीएससी वर्तमान का, ये वर्तमान का सीजीपीएससी समझ जाओ चला गया है यूपीएससी पैटर्न। किस में चला गया? यूपीएससी पैटर्न में। यूपीएससी के प्रश्न जैसे बनते हैं, यूपीएससी में जो तैयारी की जाती है वही पैटर्न इसका हो गया। और जो सीजी व्यापम है, सीजी व्यापम वो चला गया है, जो पुराना सीजीपीएससी का पैटर्न था ना, वो सीजी व्यापम में आ गया। मतलब दोनों के स्तर में बढ़ोतरी हो गई। सीजीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न में चला गया, सीजी व्यापम सीजीपीएससी के पैटर्न में चला गया। अब देखो पेपर जो है, कभी भी सीजीपीएससी का क्या होता है, जो आप सीजीपीएससी का जो पेपर है इसमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो फैक्चुअल कंटेंट का भी जानकारी चाहिए और आपको दूसरा कंसेप्चुअल जानकारी भी अच्छी चाहिए, अच्छी चाहिए, है ना। और सीजी व्यापम में भी अब पहले फैक्चुअल वन लाइनर सोचते थे, लेकिन यहां भी फैक्चुअल कंटेंट प्लस कंसेप्चुअल दोनों हो गया, कंसेप्चुअल दोनों हो गया। हालांकि 12th बेस उसमें कंसेप्चुअल कम होता है, लेकिन उसके ऊपर ग्रेजुएशन बेस्ड जो एग्जाम होंगे कंसेप्चुअल वहां भी आ गया। पेपर का स्तर कैसा होगा? तो जब 4-5 साल जो आप समझ जाओ कि 4-5 साल पहले जो सीजीपीएससी का पैटर्न था वो पैटर्न आ गया है सीजी व्यापम में, और सीजीपीएससी का जो पैटर्न था वो बढ़ गया है, यूपीएससी पैटर्न में चला गया। अब यूपीएससी पैटर्न में जाने का मतलब देखो, पेपर दो तरीके से हो सकता है। पेपर दो तरीके से, सीजीपीएससी का जो प्री का पेपर होगा वो दो तरीके से होता है। एक कि जो आपका सामान्य जो आप, अच्छा चाहे पूर्व का पैटर्न हो, दोनों पैटर्न सीजीपीएससी के दो पैटर्न मिलेंगे आपको, है ना। पैटर्न फर्स्ट, पैटर्न सेकंड। पैटर्न फर्स्ट मतलब इसमें क्या होगा, जो जनरल आप पढ़ते हो, जनरल विषय, जीके नहीं जीएस पढ़ना है आपको, जनरल स्टडीज। इसका मतलब कोई भी विषय जो हो उसको आपको डीप पढ़ना है, आप छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ सकते। पहले जो 4-5 साल 5 साल पहले पेपर होता था ना, उसमें क्या होता था, सॉल्व कर लो, घटना चक्र लगा लो, तो 50% एज इट इज रिपीट क्वेश्चन आ जाते थे। वो हो गया, कुछ आपकी तैयारी हो गई, इससे स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ये मान के चलो कि अगर 5-7 क्वेश्चन रिपीट हो गया तो बहुत बड़ी बात, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और बनाए जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आपको सारे विषयों की विस्तृत तैयारी चाहिए, जानकारी नहीं चाहिए, विस्तृत तैयारी चाहिए। ये दोनों पैटर्न में विस्तृत तैयारी चाहिए। अब पेपर दो तरीके से हो सकता है। एक पहला पैटर्न इसमें कि जो आपने तैयारी की है, विषय की डीप तैयारी की है, तो इसके आधार पर 70% प्रश्न आ जाए। कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल बोले तो पारंपरिक तरीका, मतलब आपने विषय का, सारे विषयों का, सिलेबस का डीप अध्ययन किया है, तो 70% वेटेज वहाँ उन प्रश्नों का होता है, आप बना लोगे। 30% प्रश्न यहाँ पर फिर डीप कंसेप्चुअल और अचानक भयानक जिसको कहते हैं, है ना। तब भी आप इसी पे चयन होगा आपका। और इसको क्या बोलता हूँ मैं, अचानक भयानक। इसको क्या कहता हूँ, अचानक भयानक। अचानक भयानक मतलब आपको हवा ही नहीं लगेगा कि भैया प्रश्न फिर भी कहाँ से, मतलब यदि प्रश्न आ रहा है तो देखे हो ना कूट वाले प्रश्न, डीप आपने डीप पढ़ा है लेकिन उसके बावजूद 1-2 पता है लेकिन 3-4 नहीं पता है आपको, तो प्रश्न कठिन हो गया। क्योंकि उसका आपका ऑप्शन कैसा होगा, 1-2-3, 2-3-4 ऐसा होता है, फंसाने वाला है। लेकिन आपने जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कन्वेंशनल पेपर आ गया, मतलब आपने डीप तैयारी की है तो इतने प्रश्न बना लेंगे आप, फिर भी चयन हो जाएंगे। दूसरा पैटर्न जो अभी आ रहा है, आज इस साल का पेपर जो देखे 2018 का पेपर जैसा था, उसमें ये दूसरा पैटर्न क्या होता है। दूसरे पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो कन्वेंशनल तैयारी है, आप मान के चलो कि 35% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, आपकी तैयारी सेम है। जो यहां के लिए कर रहे हो वो भी सेम है, यहां के लिए कर रहे हो वो भी सेम है। अब क्या किया, ये यूपीएससी के पैटर्न में पहुंच गया। यूपीएससी के पैटर्न में पहुंच गया मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने पढ़ा हुआ होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नहीं देता। इतने ही प्रतिशत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। कन्वेंशनल तैयारी जो होती है आपकी, जो आपने सारे विषयों की डीप अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली है, अच्छा विस्तृत तैयारी की है, तो जो अभी का पेपर था। अब इसमें क्या होता है कि 35% तो आपसे बनेगा इसी तैयारी पर,
और यहां पर अब जैसे इस तरह का पेपर आता है तो इसमें जानते हो कट ऑफ क्या हो जाता है, इसमें ना 65 से 70% कट ऑफ जाने का अंदेशा होता है, इतना चला जाता है। मतलब 200 नंबर के पेपर में 130 से 140 चला जाता है ना। लेकिन इस तरह के पेपर जहां पे तैयारी आपकी सेम है, आपने डीप तैयारी की है, और इस तरह के पेपर में क्या होता है 35% आपको लग रहा है कि जो हमने पढ़े 35, पहला राउंड गया तो 35 प्रश्न से ज्यादा नहीं बन रहा है। अब बाकी जो प्रश्न आते हैं, बाकी प्रश्न, तो इसमें आप मान के चलो 25% मॉडरेट होता है, कितना हो गया 40% रफ क्वेश्चन होता है, रफ। ये 35% आपसे बनेगा, अपनी अच्छी तैयारी ऐसी वाली की है तो ये बनेगा, लेकिन इतने में नहीं होगा। ये जो 25% जो मॉडरेट बोलते हैं ना, अब आपका यहां पर दिमाग काम करता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप प्रश्न के उत्तर तक कैसे पहुंचते हो, हटा हटा कर पहुंचते हो, ऑप्शन को हटाकर। ऑप्शन को हटाकर मतलब समझाने का मतलब ये है कि ए बी सी डी दिया है, ये वाले तो सीधे हाँ भाई इस प्रश्न का उत्तर ये है, यहां पहुंच जाओगे। अब ये 25% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको मैं बोलता हूं ना गोला लगा लो, हटा हटा के, मतलब आपने पढ़ाई की अच्छी तो ए डी काट लिया, लेकिन बी और सी में फंस गए, बी और सी में फंस गए हो, और आपको मैं बोलता हूं जो पहला आपका इंस्टिंक्ट आता है उसको डॉट लगा लो छोटा सा, सेकंड राउंड में अगर कंफर्म उत्तर आ गया हल कर लो, वरना आपका जो दिल कह रहा था ना मार दो। आपकी तैयारी अगर इस लेवल की है, इसके लिए आपने तैयारी की है, तो ये तो बना लिया आपने, ये भी बनेगा, और इसमें 70% प्रश्न सही हो जाते हैं, सही होते हैं। एग्जैक्ट प्रश्नों के उत्तर तक आप नहीं पहुंच पाओगे, प्रश्न को ऐसे बना दिया जाता है ना। तो ये और ये तो आप भूल जाओ, इतने प्रश्न तो आप छुएगा तो गलत होने के चांसेस ही ज्यादा है, तो यहाँ रिस्क होता है। लेकिन इतने प्रश्न आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से पहुंचते हो। और आपको बता दूं, ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये तुक्का नहीं है, असल में आपकी अच्छी तैयारी है तभी आप ये कर पाओगे। ये जो बोला ना 70% कन्वेंशनल, मतलब विषयों की अच्छी तैयारी तभी कर पाओगे आप। बात समझ गए? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैंने हाई कोर्ट पढ़ाया, हाई कोर्ट में बहुत सारे अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन मैंने क्या किया 214, 215, 216, 200 यहाँ तक पढ़ाया, 219 तक पढ़ाया, 16, 219, 20, 21 भी पढ़ाया, 220 छोड़ दिया, 220 छोड़ दिया ना। अब 220 छोड़ दिया, 221 इसको छोड़ दिया हूं, क्योंकि भैया विषय को मैं जितना अगर लेंदी करना चाहूं, आप बोलोगे सर कि ये भी हमसे जैसे ये बना है ये बनना चाहिए, ये 25% प्रश्न भी बनना चाहिए। तो जानते हो आप इस 25% प्रश्न को बनाने के लिए जितनी मेहनत आपने इसके लिए की है, जो इसके लिए किया है आप, इसका इतना ही मेहनत और करना पड़ेगा इसके लिए। तब आप इस मोड में आप पाओगे कि हाँ भैया ये अपने को क्वेश्चन देखते पता था, वैसे ये भी पता हो जाए। लेकिन आप क्या, आपका सिलेबस मान लीजिए इसके लिए आपने 1000 पेज तैयार किया है, इसके लिए अब 1000 पेज आपने तैयार किया है, तो इस तरह के पेपर आ गया तो 1000 में आप 70% पहुंच जा रहे हो, और इस तरीके का पेपर आ गया तो आप 1000 में 35% पहुंच रहे हो, जो आपको सीधे सीधे पता है, प्रश्न पढ़े पर उत्तर ये है। अगर आप इसके लिए जाना चाहोगे कि ये भी ऐसे ही बने आपका, मतलब प्रश्न पढ़ा और उत्तर पता हो, तो आपको 1000 पेज और ऐड करना पड़ेगा, है ना। करने वाले कर सकते हैं, अगर उनको पीटी मास्टर बनना है, प्री मास्टर, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन आपको दुगना मेहनत लगाना पड़ेगा। मतलब 1000 पेज पे इस पे पकड़ बनाने के लिए आपको लग गया 1.5 साल, अगर आपको लग गया 1.5 साल पकड़ बनाने के लिए, और दे दो 1.5 साल, 3 साल बाद पता चला हाउ प्री क्रैक हो गया, है ना, ऐसे एकदम शानदार तरीके से प्री क्रैक हो गया। लेकिन क्या ये समझदारी है? अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भैया आपको मेंस भी तो पढ़ना है। ये डेटा आपने भर लिया एक्स्ट्रा, मेंस का डेटा कहाँ जाएगा भाई? आप जितना सीमित रखोगे अपने आप को उतना सॉलिड याद रहेगा ना आपको। आपने क्या किया, मेरे को भैया जैसे ये बनाया है मैंने प्रश्न कि प्रश्न पढ़ा और उत्तर मेरे सामने आ गया। अगर ऐसा चाहते हो तो आप 1000 पेज और ऐड कर लो। इस पे पकड़ बनाने के लिए आप 1.5, अब लेकिन इसके बाद भी चुनौती है,
आपने 1.5 साल इसके लिए तैयार किया, 1.5 साल और 1000 पेज बढ़ा लिया, 3 साल लगा दिया आपने, तब उस लेवल पे पहुंच गए आप। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाए ना, तो ये जो 35 बना रहे थे ना, इसमें नुकसान हो जाएगा। पता चला कि आप इसमें घट कर आ गए 25, गलती हो गई आपसे, डेटा बहुत बढ़ा लिया आपने। तो जो सॉलिड याद आ रहा था, पता चला वो भी सॉलिड नहीं याद आ रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस बात को समझ लो, वरना इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट बुढ़ा जाते हैं और वही गलती करते रहते हैं। तो मैंने क्या कहा अपने स्टूडेंट को, हमेशा क्या कहता हूँ, आपको यही करना है, कुछ और नहीं करना है, यही बार बार पुख्ता रिवाइज करना है। 1000 पेज भी नहीं होगा, मैं आपको सारे विषय जो आपको नोट्स देता हूँ 1000 पेज भी नहीं होगा। सारे विषय मिलाकर देखोगे आप 600-650 पेज होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिलाकर। वही आपको पढ़ना है, इसी में आप सीजी व्यापम को टॉपर बनोगे, इसी में आप इस तरह के पेपर में क्वालिफाई करोगे, इस तरह के पेपर में क्वालिफाई करोगे। इसकी पुख्ता तैयारी है, मतलब ये सॉलिड जब तैयार होता है ना, तब आप हटा पाते हो, ये नहीं है, ये नहीं। अगर ये सॉलिड तैयार नहीं है, आप हटा नहीं पाओगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां पहुंच गए आप, मतलब आपने इतना कर लिया, इसलिए ना बने कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह के पेपर में कितना 95 बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ कितना था 130-40। तैयारी में आपके कोई अंतर नहीं होगा, चाहे पिछले साल सीजी का इससे पहले का सीजीपीएससी हो, जब 130-140 आसपास चला गया था, तब की बात कर रहा हूँ, तब भी तैयारी वही है। डीप पढ़ना है आपको, और जो इस तरह का पेपर आ जाए तो भी आपको डीप ही पढ़ना है ना। क्या परिवर्तन करना चाहिए स्टूडेंट को, मैं एक सुझाव दे देता हूं। और इस साल से मैं करंट शुरू भी करूंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं स्टूडेंट करंट के लिए, अगर उनको करंट पढ़ने बोल दिया जाए, अभी नहीं। देखो एक और बात बताता हूं, 90% से ज्यादा ये कैसे होते हैं, जनरल स्टूडेंट, सामान्य या सामान्य से बिलो एवरेज। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप अभी शुरू किए तैयारी, और जीएस के साथ, मैथ्स रीजनिंग के साथ आप करंट भी तैयारी करना शुरू कर दो, 90% कैसे छात्र हैं जनरल, आप तीनों जगह उलझ जाओगे, एक साथ होगा नहीं। तीनों जगह उलझ जाओगे, एक साथ होगा नहीं, कर नहीं पाओगे। और पहली बात, आपको विषय के उतनी समझ भी नहीं है, तो आप करंट आपको पढ़ना भी नहीं आएगा, न्यूज़पेपर पकड़ोगे अचरा कचरा पढ़ने लगोगे। एक और चीज़, पहले आप जीएस, जो फिक्स्ड जीएस है, जो जीएस बोल रहा हूँ जनरल स्टडीज, उसके तैयार कर लो। तैयार कर लिया आपने, उसके बाद आपके लाइफ स्टाइल में करंट ऐड हो जाना चाहिए। लाइफ स्टाइल में क्या ऐड हो जाएगा, और करंट बता रहा हूँ, आज जो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, ये लोग करते क्या है, तो स्टूडेंट लोगों को मैं बोलता हूँ, ये लोग ना यूट्यूब चैनल दुनिया भर के करंट के चलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रोज यूट्यूब चैनल से देखकर करंट करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब चैनल। तो ये जो यूट्यूब चैनल वाला करंट है ना, ये आपका नॉन सीरियस स्टूडेंट का काम चलाओ तैयारी है, करंट का, ये नहीं है। अगर सीजीपीएससी आपका उद्देश्य है, तो एक चीज, जब जीएस आपका तैयार हो जाए, तो आपकी लाइफ में एक चीज ऐड हो जाना चाहिए, वो है आप पढ़ोगे मैगजीन, करंट के लिए प्रॉपर मैगजीन। और वो भी बता देता हूं कौन सी, पीडी प्रतियोगिता, और इससे मिलता जुलता नाम वाला आप लोग पतला वाला खोजने चलते हो ना। लोग क्या करते हैं बताता हूं तुमको, प्री का नोटिफिकेशन आता है ना, तो कोचिंग का पतला वाला वो ढूंढते हैं, जैसे इससे मिलता जुलता नाम आता है, प्रतियोगिता सागर, प्रतियोगिता कुंजी, इसी तरीके का आता है पतला वाला। अब सीजीपीएससी ऐसा नहीं है। एक करंट जैसे यूपीएससी में एक विषय का वेटेज रखता है, उसी तरह का आपको तैयारी करना होगा करंट भी। क्या पकड़ो, पीडी या फिर एक दृष्टि, विकास विकीर्ति का दृष्टि भी अच्छा आता है। दृष्टि जैसे आपको मंथली मैगजीन लेने हो, वो भी कौन सा, मंथली। अब आप जब विषय को तैयार कर चुके हो एक राउंड में, तो आप विषय के रिवीजन मोड में हो, आराम से करंट कर सकते हो। बांट लो, 10-10 पेज रोज करना है, बढ़िया नोट्स बनाओ। एक महीने में एक मंथ की मैगजीन खत्म हो गई, बढ़िया डीप आपका नोट्स बन गया। आपने पेपर देखा होगा तो आपने देख लिया होगा करंट कैसे पूछता है, देखे? मतलब वो काम चलाऊ पढ़ाई नहीं मांग रहा है,
आपसे क्या मांग रहा है? करंट भैया आप कायदे से पढ़ोगे। और इस तरह के करंट का पढ़ने का फायदा बताता हूं आप। मेंस दोगे, सीजीपीएससी मेंस, यही करंट आपका वहां पर 40% काम आसान कर देगा। मेंस में करंट की डीप पकड़ होगी आपके पास, जो ऐसे में काम आएगा। करंट की डीप पकड़ आएगी, जो विषयों से संबंधित करंट हो आप वो उसको डालोगे, हाईलाइट करोगे, वहां काम आएगा। और प्री में तो है ही। ये तरीका होता है, ये तरीका अपनाओ। ये एक मेहनत वाला तरीका है, लेकिन लोग ढूंढते हैं शॉर्टकट वाला तरीका। यूट्यूब में आधे घंटे का साइंस है वो चला देता है, उसी में जितना आया पॉइंट बताया लिख लिए और सोचते हैं करंट की तैयारी हो गई। नहीं है। कोचिंग वाले भी लास्ट के 3 महीने जब होता है तो मैगजीन निकालते हैं, कोचिंग वाले पतली मैगजीन। देखो उनको इससे मतलब नहीं है छात्र से चयन होगा नहीं होगा, वो छात्रों की डिमांड पर चलते हैं। छात्रों की डिमांड कैसी होती? करंट साल भर पढ़ा नहीं ढंग से, 3 महीना आ गया तो करंट का खाना पूर्ति करना है, तो कोई करंट की मैगजीन जो पतली हो 90-80 पेज की हो वो ले लेते हैं और सोचेंगे हमने करंट तैयार कर लिया। मुंह ताकते नजर आएंगे। अभी 1-2 प्रश्न बनेगा, बाकी सब हाथ लगाने से डर लगेगा। करंट आपको ये पढ़ना में, देखो इकोनॉमिक सर्वे सीजी दे रहे हो तो सीजी का इकोनॉमिक सर्वे तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे। अब इसमें भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, यूट्यूब चैनल ढूंढते हैं जिसमें शॉर्टकट तरीके से बता दिया जाए। लेकिन सीजीपीएससी गच्चा दे रहा है। सीजीपीएससी क्या दे रहा है? तो भैया सतही जो सब पढ़ते हैं वो नहीं पूछूंगा, जो सब पढ़ते हैं ना सतही वो नहीं पूछूंगा, मैं घुस के पूछूंगा। और सतही पढ़ने वाले साफ साफ। तो ये 2 चीज आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो जाएंगे सीजीपीएससी प्री में, क्योंकि वो इसमें शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। यूट्यूब चैनल और वो तो भैया उनको व्यूज, उनसे कमाई होती है व्यूज से, है ना। पतली पतली मैगजीन जो एग्जाम से 3 महीने पहले निकाल देते हैं लोग, वार्षिक करंट, वो कमाई है उनकी। स्टूडेंट का कुछ नहीं हो रहा है। सीजीपीएससी का पैटर्न अब वो नहीं है, ठीक। और सीजी इकोनॉमिक सर्वे जो आता है भैया वो फरवरी में जो रिलीज हो जाता है, अगले एग्जाम तक वही वाला इकोनॉमिक सर्वे काम आएगा। अभी आ गया ना इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ, अभी जो रिलीज होगा अगले पीएससी में भी वही इकोनॉमिक सर्वे काम आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे मैं कराऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे अपन पहले से ही रट डालेंगे साले को, अगले पीएससी में भी यही इकोनॉमिक सर्वे आना है, साल भर का रट डालेंगे इसको धीरे। जब छत्तीसगढ़ करूंगा तो साथ ही में इसको कराऊंगा, ताकि डेटा वाले प्रश्न हो, चाहे स्कीम्स हो, योजनाएं हो, अपन रट डालें। भाई अभी से कर डालेंगे तो बाद में आसानी होगा रिवाइज करके बैठने में, ये अंतर आएगा। अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने 200 भाई मेरे को एलिमिनेट करना था कि नोट्स को मैं कितना कम कर दूं। मैंने 220 को नोट्स में नहीं डाला नोट्स में। मुझे लगा कि इसकी संभावना कम है। लेकिन जब मैंने बोला ना कि सेटर अगर रात में बीवी से मार खाया हो तो अगले दिन गुस्सा निकालता है, फिर वो क्या करेगा? मूड खराब है तो ऐसा ऐसा प्रश्न दागेगा साला जो उस लगे कि स्टूडेंट पढ़ा ही नहीं, जहां ध्यान जाता ही नहीं, वही प्रश्न पूछूंगा, हालत खराब कर दूंगा, बदला आपसे लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ कंटेंट है, लेकिन उसने पूछा क्या? ये पूछा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 219 तक पढ़ाया हूं, इसके बाद 221 भी पढ़ाया, इसको छोड़ दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रश्न फिर भी जो मैंने पढ़ाया अगर उसने पढ़ा है तो बनाएगा? कैसे बनाएगा? देखो एलिमिनेट। आप अब बोलोगे कि इन हिस्सों के लिए आप सब कुछ रटने जाओ तो ये 1000 पेज बढ़ा लोगे। मैंने क्या बोला? 214 पता है, 215 पता है, 16 पता है, 19 पता है, ये पता है। अरे साला वो पूछा कि हाई कोर्ट का जज का ट्रांसफर कहाँ है, यहां नहीं बताया हूं, यहां नहीं बताया हूं, यही है, बन गया। तो 2 तरीके के पेपर आते हैं, एक सीधा जो मैंने पढ़ाया है डीप, उससे आ जाएगा सीधा, तो 70% प्रश्न कन्वेंशनल तरीका, तब भी तैयारी वही चाहिए। और जो अभी ऐसा पेपर आ जाए तो भी तैयारी वही चाहिए, क्योंकि वो जो सॉलिड है आपका उससे ये आंसर आ गया ना। अब आनंद सेलेक्टेड है पहले से, जानते हो पहला राउंड 35-36 से ज्यादा गया ही नहीं उसका, 35-36 ना, वो समझ गया। मैंने एक स्टेटस डाला था, पढ़े हो पीएससी प्री वाले शाम को, उससे एक दिन पहले क्या लिखा था मेरा स्टेटस नहीं देखते हो कभी सालों? क्या लिखा था?
हाँ, और परीक्षा कैसे दो उसके लिए क्या लिखा था? साफ साफ लिखा था, तुक्का कोई नहीं मारेगा, ब्लाइंड तुक्का कोई नहीं मारेगा। ब्लाइंड तुक्का मतलब जिसका हवा ही नहीं लग रहा आपको, सुना ही नहीं आपने, या एक से ज्यादा विकल्प आपको लग रहे हैं, नहीं मारना। आपको पहला राउंड 2 स्ट्रैटेजी बताया, 2 राउंड स्ट्रैटेजी। पहला राउंड जो आपको कंफर्म पता है, 1 से लेकर 100 तक हल कीजिए, OMR भरिए। लेकिन इसी पहले राउंड के दौरान 2 विकल्पों में जहां जहां फंस रहे हो आप, गोला लगा लो। सेकंड राउंड में आपको वही करना है बस, उसके अलावा हम जो हवा नहीं लग रहा छूना नहीं। आपकी तैयारी अच्छी है, यही 2 राउंड स्ट्रैटेजी काम आएगी। ठीक, तो 35-36 आनंद दूसरे राउंड में जो दो विकल्पों वाला था केवल वही हल किया। ठीक, वो जान गया कि पेपर भैया इसी तैयारी में मैं हर बार प्री निकाल रहा हूँ, इस बार कम बन रहा है मेरे से, मतलब कट ऑफ नीचे जाएगा। तैयारी वही है, कट ऑफ नीचे जाएगा। अभी इसमें नौसिखिए, तुमको हमेशा बोलता हूँ साला कोई ब्लाइंड तुक्का नहीं मारेगा, बोलता हूँ यहाँ पर ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना। पहला राउंड कंफर्म, दूसरा राउंड गोले वाले प्रश्न। और गोले वाले प्रश्न आप गोला कैसे लगाओगे ये भी बताया। बस यही स्ट्रेटजी काम आएगी। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ये तैयारी अच्छी होनी चाहिए, यही चाहिए आपको। PSCG PSC प्री चाहे इजी आ जाए तो आपसे प्रश्न ज़्यादा बनेंगे, कठिन आ जाए तो आपसे प्रश्न कम बनेंगे। ज़्यादा आपसे बन रहा है मतलब कट ऑफ हाई जाएगा, कम बन रहा है मतलब कट ऑफ लो जाएगा, यही अंतर हो जाएगा। ऐसा या तो ऐसा कट ऑफ चला जाएगा या तो ऐसा आ जाएगा। कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, तैयारी वही है। इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, पुख्ता तैयार करो, यही है मूल मंत्र। अच्छा, अब व्यापम में आ जाते हैं। व्यापम में क्या होता है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है, कोई अलग तैयारी नहीं चाहिए, यही तैयारी चाहिए। कंसेप्चुअल तो आपसे बनेंगे ही, और जब फैक्चुअल कंटेंट आ जाता है वो भी आपसे डायरेक्ट, पेपर इजी आ गया तो डायरेक्ट ज़्यादा बन जाएगा पहले राउंड में, और कठिन आ गया तो सेकंड राउंड वाले उस पर चले जाओगे। सेकंड राउंड पे फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। आप बात समझ रहे हो? कोई तैयारी में अंतर नहीं होता, यही होता है। और CGPSC प्री और व्यापम से आसान होता है CGPSC प्री, तुमको मैं बता देता हूँ। आसान का मतलब दोनों का, देखो टेम्परामेंट की बात होती है, टेम्परामेंट। CGPSC क्रैक करने के लिए एक मानसिकता चाहिए, एक मानसिकता चाहिए। उसी मानसिकता को आपको वर्ष भर में डेवलप करना है। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, CGPSC का टेम्परामेंट विकसित करना, और ये सबके बस की बात नहीं होती। मैं तुमको लिख के देता हूँ, अभी मेरा इस साल की CGPSC प्री में निकलेंगे 8-10 मिनिमम निकलेंगे, और मैं क्लास करता हुआ डालूंगा फोटो, है ना। और बाकी कोचिंग वाले करेंगे क्या, कहानी सुनाएंगे, मेरे 15 हो गए, मेरे 20 हो गए। अब क्लास का प्रमाण बोलोगे नहीं नहीं ये ऑनलाइन में थे, ऑनलाइन का क्लास करता हुआ प्रमाण कहाँ से दोगे? तो क्या बोलेंगे, ऑनलाइन के स्टूडेंट इतने हो गए। नहीं होंगे, किसी का नहीं होता, 1/4 भी PSC प्री नहीं होता। कुछ कोचिंग है जो बाद में फर्जी चयन फोटो का दावा करती है, उनके प्री एक भी स्टूडेंट चयन नहीं होते, प्री नहीं होते बस। लेकिन वही झूठी मार्केटिंग और ये सब चलता है, इसमें बाजी मार ले जाते हैं, झूठ अपने से बोला नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। तो और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं हड़बड़ाना है। जो आप पढ़ रहे हो वो कितना सॉलिड कर सकते हो उतना सॉलिड करोगे, चाहे वैसा पेपर आए तब भी आपसे निकलेगा, ऐसा पेपर आए तब भी निकलेगा। बस दोनों में पेपर हल करने का तरीका बदल जाता है, हल करने का कोई तरीका नहीं बदलता। आपको 2 राउंड स्ट्रैटेजी ही फॉलो करना है। पहला राउंड कीजिए, जो कंफर्म है 1 से 100 तक चले गए, जो कंफर्म है जाइए OMR भर लीजिए, ध्यान से, गलती ना हो। साला OMR भरने में गलत, आज तक बुढ़ा गए लोग OMR भरने में गलती करते हैं। ठीक से 5 मिनट 10 मिनट लो, बढ़िया से भरो, मिला के 1 का A 1A, हड़बड़ी नहीं। फिर सेकंड राउंड में आइए। सेकंड राउंड में क्या करना है आपको, जो गोले वाले प्रश्न, गोले में प्रश्न पहुंचिए, फिर से पढ़िए, कंफर्म उत्तर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वो जो डॉट लगाए थे ना, सोचने का नहीं ज़्यादा, डॉट लगाए थे ना, हाँ भैया 2 भर ली। फिर 10वें नंबर को गोला लगाया था, आइए 10वां। अब दूसरे राउंड में क्या करना है, प्रश्न करते जाओ, भरते जाओ, प्रश्न करते जाओ, एक एक प्रश्न भरते जाओ। कभी आपसे हड़बड़ी में क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा, दिमाग शांत रहेगा। यही बढ़िया तरीका होता है, कोई भी एग्जाम आप दो, यही तरीका होता है ना।
और जैसा कि लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में, जब तैयारी अच्छी नहीं होती ना, तो हड़बड़ी में लास्ट में क्या करते हैं, हो ये जल्दी जल्दी पेपर खत्म करना, लास्ट में गोला भरने गए, है ना, और आया बाया तुक्का मार रहे हैं, लास्ट में गोला भरने गए और लास्ट में गोला, एक तो या तो गोला नहीं भर पाए या गोला भर रहे हैं तो हड़बड़ी में 2 का 3 में भर रहे हैं, 3 का 4 में भर रहे हैं, यही होता है। अब मेरे बताए हुए तरीके से बताओ, एकदम सिस्टमेटिक चलेगा कि नहीं? पहला राउंड आपने भर लिया, टेंशन है ही नहीं, गोले वाले प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हो, करते जाओ बढ़ते जाओ, करते जाओ बढ़ते जाओ। दिमाग जितना शांत रहेगा आपका दिमाग उतना अच्छा आउटपुट देगा। और जहाँ हड़बड़ा गए, दिमाग भी गड़बड़ा गया, और दिमाग हड़बड़ा गया तो गोबर करोगे बस, और कुछ नहीं होगा। सब में क्षमता है, लेकिन सबको आपको एक ना CGPSC का ना एक मानसिकता डेवलप करना है कि यस आई एम द कंटेंट फॉर CGPSC, मैं CGPSC के लिए बना हूँ। और इस 1 साल के दौरान अगर किसी को ये विश्वास नहीं आता कि मैं CGPSC के लिए नहीं बना हूँ, अगर ऐसा लगता है, इसका मतलब उसे मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जीत तो आपका ये है। आप CGVAPM की तैयारी कीजिए, लेकिन अगर आपको विश्वास आ जाए कि मैं CGPSC के लिए ही बना हूँ, तब मेंस की तैयारी करो ना। ये आइए CGPSC प्री और मेंस कॉम्बो ऑफर, ये नए बच्चों को 80% नए बच्चों को ये ठगने के तरीके हैं। ये कॉम्बो ऑफर ना, 5,000 की छूट, 10,000 की छूट, क्योंकि 100 बच्चों में से 80 बच्चे मेंस करने ही वाले नहीं हैं, लेकिन पहले से पैसा दे के फंस गए। ये तरीके हैं कोचिंग के। चलो आओ, वायुमंडल, हमारा अगला टॉपिक क्या है? वायुमंडल। फैक्चुअल कंटेंट पे बाद में जाऊंगा, पहले सारे कंसेप्चुअल हिस्से पे जाऊंगा, सारे जहां से कंसेप्ट चाहिए और प्रश्न बनेंगे। भाई हम वायुमंडल पढ़ने वाले, तो सबसे पहले वायु का संचलन देख लेते हैं। वायु का संचलन, मूवमेंट ऑफ एयर। एक बात याद रखिएगा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर और उच्च वायु दाब, निम्न वायु, हमेशा वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर संचलन करती है। हमेशा एयर का मूवमेंट कैसा होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझा देता हूं कैसे। ये पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए ये एक लंबी सी ये सतह है। मैं सतह, इस लंबी सी सतह के इस हिस्से को हेयर ड्रायर से गर्म करता हूं। यहां गर्म कर दिया मैंने पृथ्वी की सतह को, और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। यहां गर्म कर दिया तो पृथ्वी गर्म हो गई। पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो पृथ्वी की सतह पर जो वायु है वो ताप ट्रांसफर हो जाएगा वायु में, वायु भी गर्म हो जाएगी। ये सतह की ये वायु, आपको पता है वायु गर्म होकर क्या होती? हल्की हो जाती, हल्की हो जाती। वायु गर्म होगी तो वायु क्या होता है? गैसों का मिश्रण तो होता है, गैस धूल कण यही सब तो होता है वायु में, होता है कि नहीं? जल वाष्प यही सब तो होता है वायु में, है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबका अलग अलग कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यही सब तो होता है। ये गैस है, तो क्या होगा? गैस हल्की हो जाती है, क्या होता है? हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो यहाँ वाली जगह खाली होगी, यहाँ की वायु, इस सतह गर्म हो गई, सतह गर्म हो गई तो वायु भी गर्म हो गई, और ये हवा हल्की होकर ऊपर चली गई तो यहाँ खाली हो गया जगह। और लेकिन इसकी अपेक्षा में, इसकी तुलना में, उसी पृथ्वी के इस हिस्से में यह हिस्सा तो गर्म नहीं हुआ, तो वायु गर्म नहीं हुई, तो वायु नॉर्मल कंडीशन में रही, तो वो पृथ्वी की सतह पर ही रही। अब आप मुझे बताएं कि ये 2 सतह है आपके, यहाँ ये गर्म हो गया और यहाँ पर ये नॉर्मल है ना। या फिर ऐसा सोच लीजिए ये ज्यादा गर्म हो गया है, ये कम गर्म हुआ। ठीक, वायु का दाब पृथ्वी पर कहां ज्यादा होगा? इधर होगा ना। एकदम सिंपल सा चीज भैया, वायु अभी भी सतह के ऊपर बनी हुई है, मतलब वायु ज्यादा दाब यहां लगा रही। यहां पे वायु क्या हो गई? क्या पृथ्वी की सतह पर वायु रह गई? नहीं रहेगी, वो तो उठकर ऊपर चली गई हल्की होकर, तो वायु का दाब यहां पर कम हो गया। ये क्लियर है ना। उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब कैसे बनता है? और हमेशा देखो, अगर कहीं उच्च वायु दाब है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ दूरी पर निम्न वायु दाब होगा, अगर निम्न वायु दाब है तो उसके कुछ दूरी पर उच्च वायु दाब होगा। हमेशा ये तुलनात्मक होगा, है ना, तुलनात्मक होगा।
ऐसा नहीं है कि भैया पूरे पृथ्वी पर निम्न वायुदाब होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या? चलो भाई, मैं हर जगह हेयर ड्रायर लेके तो नहीं खड़े हैं लोग पृथ्वी के हर हिस्से पर। अब हम सूरज को लेके चलते हैं, सूरज ही गर्म करेगा। सूरज की रोशनी, सूरज का ताप या सूरज का इंसुलेशन क्या पृथ्वी के हर एक जगह पर समान रूप से पड़ता है? नहीं पड़ता, समान रूप से नहीं पड़ता। तो क्या वायुदाब एक जैसा कैसे हो सकता है? कहीं पर सूरज की किरणें एकदम खड़ी पड़ रही हैं तो वही से ज्यादा गर्म होगा, तो वो निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। कहीं भी सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, जैसे ध्रुव तिरछी पड़ रही है, और आपको पता है सूरज की किरणें जब तिरछी पड़ती, पिछले क्लास में आप समझ चुके हो, सूरज की किरणें जहाँ तिरछी पड़ती है वो अपना ताप का वो असर खो देता है, इंसुलेशन का वो असर खो देता है। तो वहाँ उतनी तापों पर रोशनी पहुँच रही है लेकिन ताप का वो असर नहीं है। इसीलिए तो ध्रुवों पर साल भर सूरज की रोशनी तिरछी ही पड़ती है, तो ध्रुवों पर साल भर बर्फ जमी रहती ना। बात समझ गए ना? तो ध्रुवों पर क्या हो गया? उच्च वायुदाब। ध्रुवों पर बर्फ जमी है मतलब वहां निम्न वायुदाब है, उच्च वायुदाब? उच्च वायुदाब है ना? क्योंकि भैया हवा ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो जमीन के सतह पर लगी रहेगी, और जमीन के सतह पर तो वहां दाब ज्यादा लगा रही। लेकिन भूमध्य रेखा आपने पढ़ा कि साल भर सबसे अधिक गर्म साल भर भूमध्य रेखा रहता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा की जो लंबवत स्थिति है वो कर्क रेखा से लेकर भूमध्य रेखा तक 3 महीने तक पहुंचती, खिसकती जाती। भूमध्य रेखा से अगले 3 महीने में खिसक कर मकर रेखा तक जाती, फिर मकर रेखा से वापस रिवर्स 3 महीने में खिसक कर भूमध्य रेखा आती, और भूमध्य रेखा से फिर खिसक कर यही घूमती रहती। इसका मतलब सूरज की रोशनी थोड़ी तिरछी भी हो जाए, भले कर्क पर लंबवत है लेकिन सूरज तो बहुत बड़ा है ना, तो खड़ी रोशनी भूमध्य रेखा पर साल भर पड़ती रहती। इसका मतलब साल भर भूमध्य रेखा गर्म होगा, और साल भर भूमध्य रेखा गर्म होगा तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, तो वहां निम्न वायुदाब बना रहेगा। बात क्लियर हो गई? चलो अब हम जब वायुदाब की बात कर रहे हैं, एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर प्रेशर, वायुदाब की बात कर रहे हैं। वायुदाब की जब हमने बात की तो वायुदाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है, तो यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। यंत्र का नाम बैरोमीटर। और कोई भी यंत्र होता है तो उसकी इकाई होती है। जैसे वर्क की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? जूल। कार्य की इकाई जूल है। वैसे ही अलग अलग, जैसे दूरी को मापने की इकाई मीटर, किलोमीटर, ये सब है ना। वैसे ही भैया वायुदाब को मापने की इकाई, वायुदाब को मापने की इकाई एक तो है मिलीबार, एक क्या है? मिलीबार, मिलीबार। लेकिन आपने एक और चीज सुना होगा, पास्कल। एक और चीज सुना है आपने? पास्कल। ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई। अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल भी है। तो वायुदाब हमेशा कैसे बोलेंगे? 2 मिलीबार, 3 मिलीबार, 4 मिलीबार, ये वायुदाब है। स्केल पर जो होगा मिलीबार या पास्कल में होगा। ये बात क्लियर है? वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर ये चालू है ना? हाँ, बैरोमीटर। और इकाई यूनिट क्या है भैया? यूनिट टू मेजर एयर प्रेशर, मिलीबार और पास्कल। अगर एसआई यूनिट कभी पूछ दे तो भैया आपको पास्कल बोलना होगा, एसआई ना। चलिए अब एक और चीज, ये एयर प्रेशर हो गया। एयर प्रेशर के बाद अब हम एक और चीज में आते हैं, जैसे अब आइए एयर मूवमेंट पे आते हैं, जिसपे देखो वायुदाब का क्षैतिज वितरण पे आते हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण जैसे कि मैं समझाता हूं आपको। एक हम पढ़ेंगे कोरियोलिस लॉ। एक क्या पढ़ेंगे? कोरियोलिस। पहले पढ़ लो आप, फिर वो सब जुड़ेगा ना, कंसेप्ट समझ लो आप। कोरियोलिस बल, एक क्या होगा? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। एक होगा कोरियोलिस, कोरियोलिस बल। सब समझो, अभी गोदने की जरूरत नहीं, सब आपके नोट्स में है। कोरियोलिस बल क्या होता है? अच्छा, अब देखो जो वायु होती है वो उसका संचरण 2 प्रकार, संचरण समझ रहे? मूवमेंट ऑफ एयर 2 प्रकार से होता है।
वायु का मूवमेंट एक ऐसा होता है ऊपर की ओर, जब वायु गर्म हो गई तो ऊपर की ओर जा रही, और एक वायु का संचरण ऐसा होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। जब वायु क्षैतिज जब मूवमेंट करती है, ये वायु का मूवमेंट नहीं, ये तो पानी नदी के हो गए, कैसे होगी, लहराते हुए चलेगी, ऐसा लहराते हुए चलेगी, कोई बात होगा ऐसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब वायु का क्षैतिज संचरण होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब एयर करती है, उसको हम बोलते हैं पवन। क्या कहते हैं? विंड। वायु अलग चीज है, पवन अलग चीज है। ये पवन नहीं है। वायु जब गर्म होकर ऊपर की ओर जा रही है तो ये पवन नहीं है। पवन क्या है? जब वायु का क्षैतिज मूवमेंट होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। हमेशा वायु कहाँ से ट्रेवल करेगी? हाई प्रेशर। अब नीचे अगर मान लो क्या है, नीचे निम्न वायुदाब तो ऊपर उच्च वायुदाब, और पृथ्वी के किसी सतह पर यहाँ पर उच्च वायुदाब तो यहाँ पर निम्न वायुदाब, तो हवा ऐसे बह रही। तो जब हवा क्षैतिज मूवमेंट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पवन, विंड। बात क्लियर है? अब कोरियोलिस बल देखिए, पृथ्वी पर हवा का क्षैतिज संचरण देखना चाहेंगे हम। ये लो भैया, यहां पर आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर, बीच में भूमध्य रेखा। जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा प्रेशर बनेगा, लो की हाई? हाँ, अबे तो तुरंत जवाब दो ना सालो, लो प्रेशर बनेगा ना 0 डिग्री इक्वेटर पर। फिर इसके इधर हाई प्रेशर होगा, इसके इधर भी हाई प्रेशर होगा ना। और पृथ्वी की सतह पर वायु का ऐसा संचरण हो रहा है, तो ये एयर ऐसे संचरण करना है, क्षैतिज है ना, ये सतह पर ऐसे ऊपर नहीं जा रहा भैया, कैसे संचरण कर रहा है? ऐसे। तो ये क्या हुआ? क्षैतिज संचरण। और वायु के क्षैतिज संचरण को अपन क्या बोलते हैं? पवन, विंड ना। चलो यहां आइए, अब आप देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर ना, इसको मान लेते हैं अपन 23.5 डिग्री, इसके ऊपर वाला 23.5 डिग्री अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसको अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जानते हैं अपन। भैया साल भर सूरज की रोशनी कर्क से यहाँ 3 महीने में पहुंचती, यहाँ से यहाँ पहुंचती, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हमेशा इक्वेटर गर्म रहेगा। यहाँ कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, हमेशा लो प्रेशर रहेगा, हमेशा साल भर लो प्रेशर है ना। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। भैया यहाँ देखो, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आप लोगों ने कभी साइंस में सुना है? क्या बोलते हैं? समानुपाती और व्युत क्रमानुपाती, सुने हो शब्द? यहाँ पर समानुपाती है कि व्युत क्रमानुपाती संबंध है? व्युत क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है और लेकिन प्रेशर घट रहा है, इसको व्युत क्रमानुपाती बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कैसे बोलते हैं? जैसे देखो, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/P बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, ये व्युत क्रमानुपाती है ना। इनवर्सली व्युत क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहे हैं? अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये भी बढ़ेगा तो हम बोलेंगे समानुपाती। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, अगर ऐसा रिलेशन हुआ हम क्या बोलते हैं उसको? है ना, समानुपाती बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। और अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? व्युत क्रमानुपाती। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। इक्वल नहीं होगा, ये कैसा होता है? ऐसा होता है। हाँ, क्लियर है? चलो भैया, अगर इधर लो प्रेशर है तो जाहिर सी बात है इसके इस साइड हाई प्रेशर, इसके इस साइड हाई प्रेशर। तुलना में ना भाई अपन जानते हैं भैया, ये यहाँ सूर्य की रोशनी खड़ी एकदम परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक ही शिफ्ट होती है साल भर में, ये तो जानते हैं अपन पिछली क्लास से। ये भी गर्म रहता है लेकिन अपेक्षाकृत तुलना में इसकी अपेक्षा यहाँ से निम्न वायुदाब कम होगा, तो इसको लो प्रेशर बोलेंगे और इसको हाई प्रेशर। अब आपको पता है वायु का संचरण, क्षैतिज संचरण को, वायु के क्षैतिज संचरण को अपन क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, पवन कहते हैं।
तो जाहिर सी बात है यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ की हवा उठकर ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली गई ना, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, निर्वात। तो एमन यहाँ की हवा, इनको सिग्नल मिल जाएगा, भाई चलो रे खाली हो गए, भरना है, वो खाली जगह ला। मैं यहाँ से निकलेगा पवन, इस खाली यहाँ से निकलेंगे सारे यहाँ भरने के लिए ना, भागेंगे हाई से लो प्रेशर की ओर, और इधर से भी इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, समझ गए। अब ये वायु कैसे भागेगी, मूवमेंट ऑफ विंड देख रहे हैं अपन, एयर नहीं, क्योंकि एयर ही है, लेकिन जब क्षैतिज संचरण होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब एयर का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड ना। अच्छा, अब भैया भाई आपको दो अक्षांश के बीच की दूरी भी तो पता है, 0 डिग्री से 1 डिग्री लगभग कितना दूरी, 111, एवरेज अपन जानते हैं 111 किलोमीटर दूरी। साला सोचो यहां से निकला हवा, पवन यहां से निकली, यहां तक पहुंचने में लगभग कितनी दूरी तय करना है उसको, दूरी तय करनी ना, चलो मान लो 10 डिग्री भी दूरी तय करनी, तो भैया लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो गए, 1100 किलोमीटर हो गए, 1100 किलोमीटर हो गए ना। जैसे ऐसे हो, इतनी लो प्रेशर बन गए, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ लो, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ से वायु निकली यहाँ के पहुंचने के लिए, यहाँ से निकली इस स्थान को भरने के लिए, 2500 किलोमीटर है ना, लगभग दूरी, समय लगेगा। लेकिन हमें यह भी तो पता है कि पृथ्वी तो घूम रही है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। मतलब साला जो हवा इस बिंदु के लिए निकला था वो 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो बिंदु यहीं रहेगा क्या? वो बिंदु तो खिसक के आगे चला गया, खिसक के आगे चला गया है ना। जहां पर लो प्रेशर था वो तो आगे चला गया, और हवा को अभी ट्रैवल करने में समय लगेगा। निकला तो था उसके लिए, लेकिन वो आगे बढ़ गया क्योंकि पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। हमें लग रहा है क्या पवन को इस बिंदु से निकला है यहां मिलने के लिए, तो यहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन क्या पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो हमें आभास होगा कि भाई पवन निकला था यहां पहुंचने के लिए, लेकिन पवन अंत में कहां पहुंचा? यहां पहुंचा है। मैं बता रहा हूं ना, इधर का पवन इधर की ओर मुड़ गया, प्रतीत हो रहा हमको, क्योंकि जगह जिस बिंदु पर पहुंचना था वो बिंदु तो आगे निकल गया, तो वो इधर की ओर, और इधर वाला जो ये निकला है वो कैसे जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पवन का विक्षेपण हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? पवन का विक्षेपण, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड हो गया, ये डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। अब ये डिफ्लेक्शन ऑफ विंड किसकी वजह से हुआ? कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या है? ये एक आभासी बल है। कोरियोलिस बल कैसा है? ये बल वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पृथ्वी जो रोटेट कर रही है, रोटेशन है जो वेस्ट से ईस्ट, इसकी वजह से हमें एक बल का आभास होता है। उस बल को नाम दिया हमने कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, है ना। तो ये इमेजिनरी फोर्स है, आभासी, इसको ये भी नहीं बोलेंगे, एप्रीहेंशन है ये, एप्रीहेंसिव फोर्स। समझ गए आप? चलो अब तक जल्दी चलो अभी आप समझाता हूं मैं आपको। जब हम, तो क्या कोरियोलिस बल इस पवन के निर्माण कर रहा है क्या? क्या कोरियोलिस बल के चलते इन पवनों का निर्माण हुआ है? नहीं, कोरियोलिस बल इन पवनों के निर्माण में सहायक नहीं है भैया। कोरियोलिस बल, बस कोरियोलिस बल की वजह से हो क्या रहा है? पवनों का विक्षेपण हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट, केवल दिशा में बदलाव हो रहा है। कोरियोलिस बल के चलते पवनों की दिशा में, क्या कोरियोलिस बल का इन विंड के क्रिएशन में कोई योगदान है? नहीं। तो कोरियोलिस बल केवल कहाँ, एक तो आभासी बल है ये। इस बल का आभास क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, और इसकी वजह से होगा क्या? जो पवन होगी उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, जब ये हम जान गए तो हमें 2 नियम जानने होंगे। 2 नियम, एक होगा फेरल का नियम,
एक कौन सा नियम, फेरल, एक फेरल का नियम और एक बैलेट का नियम, एक बैलेट का नियम, फेरल लॉ, बैलेट लॉ। ये पावनों के विक्षेपण से संबंधित दो लॉ आपको जानने चाहिए। ये दोनों संबंधित किससे हैं, पावनों के विक्षेपण से संबंधित दो नियम, फेरल लॉ, बैलेट लॉ। फेरल, फेरल क्या कहता है सुनो आप। उससे पहले एक और बात बता दो भाई, आप लोगों ने सुना होगा विंड का नामकरण किया जाता है। विंड का नामकरण सुनो, जैसे ये देखो, ये भारत है, भारत का निचला हिस्सा। आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, आगे सुनोगे आप। हमारे यहां जो मानसून आता है वो कौन से पवन लेकर आती है मानसून, ये कौन सी ये इसको कोई नाम दिया गया है, इसका कोई नाम है। हमारे यहाँ जो मानसून वर्षा होती है ना, वो इस दिशा से आने वाली पवने मानसून लेकर आती हैं, साउथ वेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, साउथ वेस्ट। तो ये जो पवने इस दिशा से आ रही हैं, इनका नामकरण साउथ वेस्ट हुआ। क्यों, कैसे हुआ, देखो आप। असल में पवन की जो दिशा होती है जहां से वो आ रही है, उस पे उसका नामकरण किया जाता है। भाई यही होगा ना, दिशा देखो आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये पवन ऐसे आ रही है साउथ और वेस्ट के बीच में से। याद रहे आप, इधर जा रही है ये दिशा का नाम, इस पवन का नाम ऐसे नहीं होगा जिधर जा रही है वो, जिधर से आ रही है, जिधर से आ रही है। तो ये कौन सी दिशा है, ये साउथ वेस्ट। समझ गए, पवन का नामकरण कैसे होगा, जहां से वो पवने आ रही है जिस दिशा से, नामकरण वैसा होता है, नामकरण वैसा होगा। तो ये वाला याद रहेगा आपको, साउथ वेस्ट है ये। क्यों साउथ वेस्ट है भैया, कौन सी दिशा से आ रही, ऐसे आ रही, साउथ वेस्ट। तो पवन का नामकरण याद रखिएगा ना। अगर ये दिशा ऐसी है वायु की, तो इसका दाहिना ये होगा, इस पवन का राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। चलो भैया, फेरल क्या कहता है, फेरल कहता है कि कोरियोलिस बल के चलते, आपको पता है पवन, जो पवन की दिशा है उसमें परिवर्तन हो जाता है कोरियोलिस बल के चलते। हालांकि कोरियोलिस बल एक आभासी बल है, हमें आभास होता है कि पवन ऐसा विक्षेपित हो गई, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कोरियोलिस बल। आइए, ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ ना, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, ये सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में पवन कोरियोलिस बल के चलते अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती। किधर विक्षेपित हो जाती, आप यहां खड़े हो ना, पवन की दिशा ऐसी है, तो इसका दायां ये होगा, दाईं ओर विक्षेपित हो रही है, दाईं ओर हो रही है ना। फेरल का नियम कहता है कि जो पवन उत्तरी गोलार्ध में, जो भी पवनें चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उत्तरी गोलार्ध में, तो पवन हमेशा किस दिशा में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट साइड, राइट साइड। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। फेरल कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जब पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर संचरण करेगी, तो अपनी, अब इधर खड़े हो ना ऐसे, अपनी लेफ्ट ओर विक्षेपित हो जाएगी। बस इतना याद रखना है, फेरल का नियम यही कहता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन किस साइड विक्षेपित हो जाएगी, राइट, अपनी राइट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टा, अपनी बाएं साइड। आपको पता चल भी रहा होगा, लेफ्ट हो रही है इधर, राइट हो रही है, क्लियर है। अब बैलेट क्या बोलता है, बैलेट का नियम, तो आपको क्या याद रखना है भैया, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, पवन किधर, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट विक्षेपित होगी ना। बैलेट इसका ठीक उल्टा बोलता, बैलेट बोलता है अगर उत्तरी गोलार्ध में पवन चल रही है, तो आप पवन के ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। पवन ऐसे आ रही है, उसके विपरीत खड़े हो जाओ, मतलब फेस करो पवन, धक्का धक मारत ना। अब तो साला राइट और लेफ्ट बदल जाएगा ना। पहले आप खड़े थे यहां और राइट लेफ्ट का निर्धारण कर रहे थे, अब आप खड़े हो यहां। अब वो क्या बोल रहा है,
इसका ठीक उल्टा बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट साइड विक्षेपित हो जाएगी। चलो आप यहीं खड़े हो, अब पवन किधर विक्षेपित हो रही? आपके लेफ्ट हो रही ना। अबे बात समझ रहे हो कि नहीं? उल्टा, बेलेट उल्टा बोल रहा है, बस आपको दिशा बदल लेनी है अपने खड़े होने की, तो लेफ्ट राइट बदल जाएगा। आप पहले यहां थे जो नॉर्मल, अब यहां खड़े हो गए, लेफ्ट साइड विक्षेपित हो जाएगी। उल्टा, ये क्या बोल रहा है साला? उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट और दक्षिणी गोलार्ध में एक ही तो याद रखो ना साला, इसको याद रखो, कंफ्यूजन की स्थिति खत्म कर दो, यही तरीका होता है भैया। फेरल बोलता है उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने से राइट साइड, दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टा हो जाएगा, और दोनों का उल्टा बैलेट में हो जाएगा, है ना। अब साला चारों याद रखने की कोशिश करोगे, साला खिचड़ी हो जाएगी, ऊपर लेफ्ट हो 30, नीचे राइट हो 30, ऐसे 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 माथा पकड़ लो, है ना। एक ही तो याद रखो और आपका काम हो जाएगा क्लियर, क्योंकि कूट में ऐसे ही फंसाता है, ये सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, और सब में साला दिशा बदल देगा, और जरा सा कंफ्यूजन हुआ इधर ही, है ना। ठीक, क्लियर है? अच्छा, आइए, और मैं आपको वायुदाब पेटियां बताऊंगा, लेकिन वो वायुदाब पेटियां ब्रेक के बाद, आफ्टर। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ कुछ समय कि? हाँ, 51 मिनट हो गया, आफ्टर ब्रेक। चलो भाई, ये तो जानते हो आप, स्थल मंडल, वायुमंडल सतह के ऊपर, और जलमंडल, वो जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर बोलते हैं, और वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, और तीनों का मिश्रण बायोस्फीयर, जयमंडल ना। ओके, वायु, अब क्या होता है कि ये जो वायुमंडल है, इसके विभिन्न लेयर होते हैं, विभिन्न लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए अब एक एक करके चलते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ यह घटता जाता है। यह पृथ्वी की सतह है, वायु है पूरी ऊपर, वायु है ना पूरा वायु। अब ये बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर, अब ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाओगे, वायु का घनत्व ये बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? माइनस होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे माइनस होगा। कारण समझो आप, पृथ्वी की सतह के पास जो वायु का घनत्व, समझ रहे ना, घनत्व, घनत्व क्या बोलेंगे? छोटी सी जगह में ज्यादा चीजें आ गई तो उसका घनत्व ज्यादा है, और छोटी सी जगह में अगर कम चीजें आई तो उसका घनत्व कम है। चलो, यहां पर क्या होता है, वायु का घनत्व ज्यादा होता है सतह पर, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे घनत्व कम होगा कि घटेगा? कम होगा। क्यों कम होगा? सवाल ये है, क्यों पृथ्वी की सतह पर वायु का घनत्व, वायुमंडल का जो घनत्व है, वायु का घनत्व है, वो ज्यादा होगा? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र में होता है ना, सेंटर में, नीचे। अब पृथ्वी के कोर में जाओगे आप तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है भाई, ये नजदीक है ना सतह, तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ सतह की जो वायु इस पर ज्यादा लगेगा तो चिपकी रहेगी, और जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर बढ़ते जाओगे गुरुत्वाकर्षण दूरी बढ़ती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, तो ऊपर वायु कम होगी, दूर दूर होगी, इसका घनत्व घटता चला जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप। ये बात समझ में आ गई ना? डेंसिटी ऑफ एयर विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल के। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही है, केंद्र कोर से दूरी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायु का घनत्व कम होगा। वायुमंडल की स्तरित संरचनाओं की विशेषताओं के आधार पर इसे भागों में विभाजित, एक तो तापीय विशेषताओं के आधार पर, तापीय विशेषता बोले तो टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर,
और रासायनिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्वालिटीज, केमिकल रासायनिक गुणों के आधार पर इनके हम विभाजित करते हैं। चलो ये देखिए आपको ऐसा दिख रहा है, तापीय विशेषता के आधार पर, तापीय विशेषता के आधार पर हम ऐसे बांटते हैं। पृथ्वी के सबसे नीचे जो एक वायु की लेयर होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं इसे? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो लेयर आएगा उसको समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। आपके नोट्स में इंग्लिश हिंदी अलग अलग दिया हुआ है, दी है ना नोट्स की नहीं दी? इंग्लिश वालों का इंग्लिश में है कि नहीं है ना? अच्छा, ये स्ट्रेटोस्फियर है। मध्य मंडल को क्या बोलते हैं भैया? मेसोस्फियर। क्या कहते हैं इसे? मेसोस्फियर। और ये जो है असल में इसको कहा जाता है बाह्य वायुमंडल नहीं, थर्मोस्फियर। क्या? तापमंडल कहा जाए इसे। क्या कहा जाता है? तापमंडल, तापमंडल। ये भी ठीक है, कुछ जगह ऐसे लिखा होता है, लेकिन इसे कहा जाता है थर्मोस्फियर। इसे क्या कहा जाता है? थर्मोस्फियर। तो एक लेयर में याद कर लो भैया, पृथ्वी की सतह के सबसे नीचे लेयर क्या है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर सबसे ऊपरी लेयर थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के दो भाग होते हैं। थर्मोस्फियर में जो निचला वाला लेयर उसको आयन मंडल बोलते हैं, उसके बाहर चला जाओ तो बहिर्मंडल। अच्छा, अब इसमें देखिए आप, क्षोभ मंडल के जो सीमा है वो लगभग 13 किलोमीटर तक, पृथ्वी 13 किलोमीटर, क्षोभ मंडल की सीमा 13 किलोमीटर। समताप मंडल ये उसके बाद 50 किलोमीटर तक, कब तक? ये उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर ऊंचाई पे बढ़ते जा रहे हो ना, ऊपर जा रहे हो आप। ये आपका 80 से 400, 80 से 400, और ये 400 से ऊपर, 400 से ऊपर पूरा बहिर्मंडल, बहिर्मंडल हो जाएगा ना। तो पहले इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, उसके ऊपर मेसोस्फियर, मध्य मंडल, और सबसे आखिर में थर्मोस्फियर, तापमंडल। तापमंडल के दो भाग, तापमंडल का निचला लेयर आयन मंडल जो 80 से 400 होगा, और 400 के ऊपर पूरा चले जाओ बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। वो क्या है? एक्सोस। दिस इज आयोनोस्फियर। ये क्या है? आयोनोस्फियर, आयोनोस्फियर। दिस इज आयोनोस्फियर, दिस इज एक्सोस्फियर, दिस इज एक्सोस्फियर। क्लियर है? चलो भैया, अब देखो रासायनिक गुणों के आधार पर हम बांटेंगे। वो तो हमने बांट लिया किसके? तापीय विशेषता के आधार पर, तापीय विशेषता है ना। अब उसके बाद हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। एक को होमोस्फियर बोलते हैं, जिसको सममंडल बोलते हैं, एक को विषम मंडल, हेट्रोस्फियर। होमोस्फियर सममंडल मतलब इसकी ऊंचाई देख लो आप, समुद्र तल से कितना किलोमीटर तक? 90 किलोमीटर तक, और 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक ये विषम मंडल ना। एकदम क्लियर है? सममंडल बोले तो यहाँ पर सभी गैसें समान अनुपात में होती है, मतलब 0 से 90 किलोमीटर तक जो भी गैस मिलेगा आपको वायु में, उसका रेशो समान होगा। इसके ऊपर विषम हो जाता है। विषम मंडल मतलब गैस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कोई जो है 98% है, कोई का एकदम कम है, जैसे नाइट्रोजन ऊपर ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, असमानता मिलेगी आपको। और जबकि इसमें क्या मिलेगा? होमोस्फियर में यहाँ पर समान, समान का मतलब ऐसा है कि उसका कंसंट्रेशन नहीं बदलता है ना। ये है। चलो भैया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके मध्य मंडल के ऊपर ये पूरा कहाँ चला गया? उसमें बहिर्मंडल में चला। मतलब ये यहाँ पर क्या आ गया आपका? थर्मोस्फियर आ जाएगा, उसके हिसाब से तापमंडल, तापमंडल इसमें आ गया। बात क्लियर है ना? तो कभी ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा भैया, रासायनिक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्वालिटीज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर कैटेगराइज्ड इनटू टू, homosphere, heterosphere. Homosphere means the ratio of gases from up to 90 kilometers is even, समान है, और यहाँ पर the ratio of gases which is above 90 to 1000 kilometer it is uneven. क्लियर है? सबसे पहले क्षोभ मंडल।
इसी को संवहन क्षेत्र भी कहा जाता है, कन्वेक्शनल एरिया भी कहा जाता है। क्या लिखा है नोट्स में आपके? कन्वेक्शनल रीजन लिखा है, कन्वेक्शन स्फीयर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं तो आप जान जाओ। क्षोभ मंडल को और क्या कहा जाता है? संवहन क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संवहन क्षेत्र? क्योंकि यहाँ वायु का संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन आप समझ रहे हो, समझते हो? संवहन समझते हो? अच्छा नहीं, टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है वायु के अंदर जो कण होते हैं ना, उसमें संवहन होता है। जैसे ये देखो, ये एसी दिख रहा है, ये एसी कौन से सिद्धांत पे काम करता है? संवहन। एकदम से समझ जाओगे आप। और एसी आप देखोगे वो वहां लगता है, क्यों लगा है वहां पर? आपको पता है इस कमरे में जब गर्मी आएगी, अब तो गर्मी आने वाली, एसी का रिमोट सेल लगा के रखना पड़ेगा। ये कमरा गर्म हो गया तो सबसे पहले सतह के पास रहती वायु, सतह के पास रहती वायु, सतह के पास रहती है, और वो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्म हो गई वायु। फिर आपको पता है सतह गर्म होगा तो वायु भी गर्म होगी, वायु गर्म होगी तो ऊपर की ओर जाएगी, इस कमरे में ऊपर की ओर जाएगी हल्की होकर। वो एसी क्या करेगा? इस ऊपर वाले को ठंडा कर देगा, जो गर्म होकर ऊपर उठी है ना उसको ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा मतलब जल वाष्प आ जाएगा, शामिल हो जाएगा उसमें, वाटर वेपर शामिल हो जाएगा, भारी हो जाएगा। फिर वो वायु नीचे गिर जाती भारी, हमको ठंडा लगेगा। अब फिर जब ये थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर वो ठंडा कर देगा, ये चक्र चलता रहेगा। तो कन्वेक्शन संवहन क्या है? टेम्परेचर का ट्रांसफर। वो चाहे इसकी बात हो, चाहे गर्म टेम्परेचर हो, चाहे ठंडा टेम्परेचर। अब मान लो अपन इस पृथ्वी की सतह को गर्म किए तो भैया पृथ्वी गर्म हो गई, तो ये गर्म टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगा, जो सतह पर वायु है उसके कणों में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एक कण दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, एक कण दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, एक कण दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, तो वायु गर्म हो जाएगी पूरी। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही ठंडा वाला असर करेगा, एक कण ठंडा हुआ तो वो दूसरे को ठंडा कर देगा, वो तीसरे को ठंडा कर देगा, चिपके हुए कण रहेंगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा चलो एक और चीज, ट्रेन की सीटी, सीटी नहीं बोलेंगे, वो तो हॉर्न है, होता है हॉर्न। ट्रेन का जो हॉर्न है वो गर्मी में आपको ज़्यादा, आप 1 किलोमीटर दूर रहते हो रेलवे स्टेशन से, गर्मी में आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा कि ठंडी में? चलो दिमाग लगाओ। अच्छा कितने लोग गर्मी के पक्ष में? 2 ही लोग। अच्छा पक्ष में हो, लेकिन कारण पता नहीं है। अब बोलूँगा कारण बताओ तो नहीं। अच्छा कितने लोग ठंड के पक्ष में हो? और कुछ लोग साला दोनों पक्ष में। अच्छा चलो एक बात, चलो दिमाग लगाओ। गर्मी में वायु के जो कण होंगे वो आपस में ज्यादा चिपके हुए होंगे कि फैले हुए होंगे? फैले हुए होंगे ना, क्योंकि गर्म हो जाता है तो दूर दूर हो जाते हैं ना, वायु के कण दूर दूर है। तो भैया ध्वनि को एक माध्यम चाहिए होता, साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम चाहिए। एक कण दूर दूर फैले हुए हैं गर्मी में ना, दूर दूर फैले हुए, तो उसको तो माध्यम चाहिए ना भैया। एक साउंड इस ये कण को हुआ, फिर दूसरा कण दूर है, क्या इसको माध्यम मिल पा रहा है? नहीं। तो गर्मी में ध्वनि दूर तक ट्रैवल नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब वायु गर्म हो जाती तो उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो भैया आपको, और आपने अनुभव भी नहीं किया होगा, अब आपको याद आएगा, ठंडी में साला फुसफुस भी करोगे तेज अब लगता है। ठंडी में फुसफुस भी करते हो ना तो एकदम ज़्यादा सुनाई देता है, ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा परेशान करता है। अब ठंडी में ऐसा क्यों हो रहा है? ठंडी में क्या हो गया कि कणों के बीच में वाटर वेपर आ गया, मतलब कण पास हैं एक तो, और ऊपर से एकदम पैक है, जुड़े हुए एक दूसरे से। यहाँ पर आवाज़ ये कण पकड़ेगा माध्यम, साए 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 दूर तक जाएगा, एकदम दूर तक सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा ठंडी में, क्योंकि वायु के कण जुड़े हुए हैं, पास हैं। और ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। माध्यम मिल गया उसको। ठंडी में देख लेना साला ट्रेन का आवाज एकदम दूर तक जाता है और क्लियर जाता है। सर स्टेशन का आवाज मेरे घर तक सुनाई देता है सुबह 5 बजे से। हाँ ठंडी में देख लेना, अनुभव कर लेना।
बोलती है ना जो वो भी कभी सुनाई हाँ हाँ, तो ऐसे गलत काहे बोल रहे थे? तो फिर जब तेरे को अभी गलत काहे बोली फिर? समझ नहीं आया था ना, आप समझ आ रही हैं। अभी समझे कि नहीं समझे? आप समझ है ना? अब नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी एक ठो आ गया था, बैग वाला आया था, एक बैग वाला क्वेश्चन कल के पेपर में। क्या था? अबे सी सेट नहीं, जीएस में था बैग। अबे बैग वाला क्वेश्चन नहीं देखे हो? तुमको याद नहीं है? उसमें क्या था वो प्रश्न? जैसे ये तुम्हारा बैग है, ये ला बैग दे, बैग और कपड़ा वाला नहीं होता सर, वाइट है ना, ये बैग है इसका। इसमें अपन एक काम करते हैं, इसमें अभी तो ये बैग इसके मतलब पता ही नहीं चल रहा, वजन नगण्य है, तो ऐसे टांग ले या ऐसे पकड़ ले, कैसे भी पकड़ लेगी। इसी में 25 किलो भर देता हूँ सामान। अब वेट बढ़ गया 25 किलो सामान। अब ये ऐसे उठाने में तकलीफ होगा, ऐसे भी उठाने में तकलीफ होगा साला। लेकिन अगर मैं इसके बैग के पट्टे को मैं चौड़ा कर दूं तो क्या असर होगा? एक बैग का दबाव कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो दबाव कम हो जाएगा, तो आपको आसानी होगा कैरी करने में। यही प्रश्न तो पूछा था, खुद देख लेना आप। जैसे सामान होगा पतला सा ही, अगर मान लो पकड़ने का साधन है, आपको भयंकर दर्द करेगा हाथ, लेकिन वही अब पकड़ने का साधन चौड़ा हो जाए तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फिर आपका आसानी हो जाता है ना। 100 किलो 50 किलो का अनाज का बोरा, अबे साला 50 किलो का अनाज का बोरा उठाने में आपको तकलीफ होगा यदि आप बोरे को पकड़ के उठाने की कोशिश करोगे। पकड़ने का ठीक साधन नहीं मिलता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। लेकिन वही 50 किलो का सामान आपको अब उसमें एक मजबूत बोरे झोला में दे दे और चौड़ा पट्टा रहे उसका, वो आसानी से उठा लोगे। लेकिन साला वो 50 किलो का अनाज का बोरा उठाने में फटती ना। हाँ, 50 किलो का बाट देखो, उसको पकड़ने, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको पकड़ने का अच्छा साधन है। लेकिन वही 50 किलो का बाट अगर आपको कोई एक पतली सी वायर बांध के दे दे, आप अब बोल उठा इसको, तब फटेगी, हाथ में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो चौड़ा होने से दबाव क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए सहूलियत हो गई ना। तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है वो। लेकिन क्या हुआ कि जो आमतौर पे साइंस के छात्र नहीं होते, वो बुद्धि नहीं लगाते। लेकिन हमें बहुत भारी भरकम, भैया हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हम साइंटिस्ट बनने के लिए एग्जाम नहीं देने वाले, या हम आईआईटी का पेपर देने वाले नहीं है, या हमें एकदम बहुत भारी भारी एकदम अंदर जाना। बेसिक कंसेप्ट, जैसे वायु का संचरण अभी आपने देखा बेसिक कंसेप्ट है, वैसे ये कंसेप्ट भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इतना ही। डीप रिसर्च नहीं करना है। अब लोग बोले डिसर्ट बोले डीप पढ़ने, तो साला आईआईटी में जो पूछा जाता है वो सीजीपीएससी के लिए पढ़ने चले गए, वो कुछ नहीं होगा, ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे ना। आ जाओ, क्षोभ मंडल को समान क्षेत्र क्यों कहते हैं, समझ गए? क्योंकि यही वायु में संवहन हो। किसने खोज की? बोट। बस एक कभी लटके झटके वाला बोट। अभी लटके झटके क्वेश्चन ज्यादा ऐसे दिख रहे हैं साले, वन लाइनर भी दिख रहे हैं, लटके झटके वाले ज्यादा है। बोट किसने खोज की? बोट। इसीलिए इसका नाम भी उसी ने रखा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर ना। औसत ऊंचाई देखो आप, अब औसत ऊंचाई सतह से, पृथ्वी की सतह से इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। कितनी है? तो क्षोभ मंडल कितने मोटाई लेयर पे होगा? 13 किलोमीटर। लेकिन क्या पृथ्वी पर, भैया ये तापीय विशेषता के आधार पर है ना ये विभाजन ना, ये बताओ कि क्या पृथ्वी के पूरे इस पृथ्वी पर 13 किलोमीटर तक ही क्षोभ मंडल मिलेगा क्या आपको? नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसा? ताप का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग मिलेगा आपको, तो इसकी ऊंचाई भी कम ज्यादा होगी, इस लेयर की ऊंचाई। अब मुझे बताओ कि कहां पर इसकी ऊंचाई, देखो भूमध्य रेखा पर ऊंचाई पे आते हैं, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ये ऊंचाई भूमध्य रेखा पर वायु गर्म होती है, तो भैया हवा ऊपर उठ जाएगी, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी 18 किलोमीटर तक।
सब क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई आपको कहाँ मिलेगी? भूमध्य रेखा के ऊपर। कितनी? 18 किलोमीटर। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर वायु एकदम सघन रहेगी, तिरछी पड़ती ना, सूरज इधर है, तिरछी पड़ती रोशनी, भैया वो असर खो देती, बर्फ में बर्फ जमा रहता है ना। यहाँ की वायु भारी रहेगी सतह पर, तो भैया ज़्यादा संकेंद्रित रहेगी, तो यहाँ ऊंचाई क्षोभ मंडल की कम हो जाएगी। यहाँ कहते हैं 8 किलोमीटर, यहाँ कहते हैं 18 किलोमीटर, और एवरेज पूरा निकाल लो तो 11 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। प्रश्न ऐसे बनेगा ना, तो एवरेज औसत ऊंचाई कितनी? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ मिलेगी आपको? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। अब वो आज समझ गए हो क्यों इक्वेटर पर आपको क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि भैया वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी, तो यहाँ ऊंचाई क्षोभ मंडल की बढ़ जाएगी 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर कम हो जाएगी, क्यों? ध्रुवों पर क्या है, वायु ज़्यादा सघन होगी, डेंस होगी, नीचे दबी हुई रहेगी, वायु दाब ज़्यादा है वहाँ पर, तो उसका लेयर कम होगा। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा सबसे अधिक होती है, क्योंकि तेज हवा के प्रवाह के कारण गर्मी अधिक ऊंचाई तक संवहित, पता है आपको, गर्मी अधिक और ऊपर तक संवहित होगी, टेम्परेचर अधिक ऊंचाई तक, ऊपर हल्का होकर ऊपर जाएगा। सारी मौसम और जलवायु संबंधित घटनाएं, मतलब सीजन एंड क्लाइमेटिक इवेंट्स यही होंगे। कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल। सारे सीजनल और क्लाइमेटिक जो इवेंट होंगे, घटनाएं होंगी, यही होंगी। जैसे वर्षा होना, वाष्पीकरण भी यही होगा, लेयर में यही होगा। वर्षण, कोहरा, बादल, ओलावृष्टि, बर्फ, ठंड, ओस, गड़गड़ाहट। क्या गड़गड़ा रहा है? बादल ना, बादल का गड़गड़ाहट होता है, बादल का गड़गड़ाहट यही होगा। बिजली चमकना, चक्रवात, सभी होगा। साइक्लोन जान सुने हो कि नहीं? साइक्लोन ये भी तो मौसम संबंधी घटना है ना? तो ये सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होंगी। तो पक्का? अरे भैया ये तक जोड़ लो ना भैया, यहाँ वायु है, आपको पता है गर्मी पड़ेगा, ठंडी, ये गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठेगी। और आपको मैं बता दूं, आपने देखा कि यहाँ लो प्रेशर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होगा? हाई होगा प्रेशर। रुको देखो, सुनो, यहां से हवा गर्म होकर ऊपर गई। आप बमलेश्वरी, मई जून में बमलेश्वरी जाना, ऊपर जा रहे हो ना सतह से ऊपर, मई जून में आप एकदम नीचे गरम गरम रहेगा, और जैसे ऊपर पहुंचते ऊपर देखना ठंडा ठंडा हवा चलता है ना, ठंडा ठंडा। भाई ये हवा ऊपर जाकर क्या होगी? ऊपर टेम्परेचर लो है, यहाँ टेम्परेचर हाई है, यहाँ लो प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है। और जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे क्या होगा भैया? प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर लो हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ 40 डिग्री चल रहा है तो यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। कभी फंस जाओ, बमलेश्वरी याद कर लेना, गए तो हो गए सब लोग जीवन काल में कभी ना कभी। मैं नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन मैं भी गया हूँ, घूमने गया हूँ। कोचिंग के बच्चों को ही लेके गया था एक बार। हाँ वही मैं मंदिर नहीं जाता, चढ़ाई किया इनके साथ, क्या मोटिवेशन देना जरूरी था ना, खासकर लड़कियों को। कुछ लड़कियां जो हैं आधे रास्ते में हिम्मत छोड़ देते, अब नहीं चढ़ाऊँ सर, नहीं चढ़, है ना। तो मैं बोला रुक, नहीं 42 साल का साला मैं जवान, अभी भी चढ़ रहा हूँ, तो मोटिवेशन मिलेगा ना। अभी पैदा हुए उस साले तुम लोग हिम्मत हार जा रहे हो बीच में। फिर उसके बाद जोश में चढ़ गए ऊपर। मैं ऐसे गया और ऐसे क्रॉस करके नीचे उतर आया, मेरा काम यही था। मैं उधर ऐसे पलट के ऐसे भी नहीं देखा मंदिर की तरफ ना, मैं देखता भी नहीं, मैं देखना नहीं चाहता। मैं ऐसा आदमी, थोड़ा उल्टा आदमी हूँ, लेकिन मैं जीवन में सीधा चलता हूँ ना, लेकिन इस मामले में मैं उल्टा चलता हूँ। ये समझ गए आप? भैया ऊपर ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर कम होता है, क्लियर है। और टेम्परेचर यदि मान लो ऊपर कम है तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ टेम्परेचर कम है तो यहाँ वाटर वेपर। अच्छा एक और चीज़, जब गर्म हवा गर्म होके ऊपर की ओर जाती है, ऊपर उठती है,
ऊपर जाके टेम्परेचर ठंडी हो जाएगी, गर्म हवा ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तब एक प्रक्रिया होती है किसकी, कंडक्शन की। सुने हो कभी संघनन, कंडेंसेशन, सॉरी कंडक्शन नहीं, कंडेंसेशन। हवा जब ठंडी होती है क्या होता है, हवा संघनन होता है, वहाँ संघनन की क्रिया होती है। यहाँ बनेगा बादल, यहाँ क्या बनेगा, बादल बनेगा। ये सब क्रिया कहाँ हो रही, क्षोभ मंडल में ही हो रही। ये ऊंचाई में गया, ऊपर बादल बनेगा, बादल बनेगा भैया, बादल से ही तो ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि जान रहे हो ना, बर्फ का टुकड़ा गिरता है जो, ओला, बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना, बादलों का गड़गड़ाहट, टकराएंगे आपस में बादल, सब यही होगा। वर्षा यही होगा, ठंड यही होगा, बर्फ, गड़गड़ाहट, बादल, कोहरा भी यही बनता है, कोहरा भी यही बनता है, यही बनेगा। बिजली चमकना भी यही होगा, चक्रवात भी यही बनते हैं, चक्रवात, साइक्लोन, राउंड राउंड, वो भी यही बनते हैं। तो सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो भी पूछ ले आपसे वो यही होता है। कहाँ होता है, क्षोभ। क्लियर, रटने की जरूरत नहीं है सब। भाई वाष्पीकरण भी, ये देखो ये गर्म हुआ, फिर यहाँ पर वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, पानी गर्म होके क्या होगा, उसके कारण हवा के साथ ऊपर चले जाएंगे, यही है वाष्पीकरण, और ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा, बादल बना लेगा। ये तो देख लिए। अच्छा एक और चीज मैं समझा दूं आपको भैया, ये जो क्षोभ मंडल है, पहला ये लेयर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ना, उसके बाद समताप मंडल ये वाला। लेकिन भैया एक कोई तो क्षेत्र होगा जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करेगा। भाई यहीं तक सीमा कोई होगी ना, क्षोभ मंडल यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से समताप शुरू होगा, तो थोड़ा सा वो संक्रमण क्षेत्र होगा, इसको नाम रख दिएगा क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज होगा। फिर समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में क्या मिलेगा आपको, मेसोपॉज, इसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज, इसको क्या बोलेंगे, मेसोपॉज। इसके ऊपर चले जाओ, थर्मोपॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये समझ गए आप, संक्रमण, जो दो लेयर जहां से एक खत्म होगा और एक शुरू होगा, ये बीच का क्या पट्टी की क्या बोलेंगे, इसके नाम से क्षोभ सीमा, इसके बीच में इसके नाम से समताप सीमा, और ऐसा ही। ये क्लियर है, यहाँ कोई ज्यादा नहीं। एक और चीज, ये जो क्षोभ मंडल है यहां नहीं है, गलत बनाइए, इधर आओ। अब वायुमंडल का कुल गैसीय द्रव्यमान, पूरा जो वायुमंडल में जितने गैस हैं, मास, द्रव्यमान मास होता है ना। अच्छा वेट और मास में क्या अंतर है, एक बार और मैं वैसे ही निकाला और निकल लिया। वो जितनी जगह घेरता है। नहीं 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 भैया, देखो सुनो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, ये एक वस्तु है, पृथ्वी मत मानो इसको, पृथ्वी का तो द्रव्यमान है ही, लेकिन ये ग्लोब है, इसका भी द्रव्यमान है। मान लीजिए इसका एक द्रव्यमान है, वो मान लेते हैं अपन 5 kg, इसको मैं ले जाऊं और अंतरिक्ष में छोड़ दूं, वहां भी 5 kg का ही होगा, 5 kg। लेकिन अपन वेट में गिनते हैं ना, वेट, द्रव्यमान इसका जो भी है, द्रव्यमान में को केजी में नहीं बोलते, असल में केजी में वेट को गिनते हैं। जब ये पृथ्वी पर है तो इसके एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो जब द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ जाता है तो वो वेट बन जाता है। आप गुरुत्वाकर्षण बल हटा दो, क्या बन जाएगा वो, अबे द्रव्यमान बन जाएगा, मास बन जाएगा, मास। अब भैया सूरज, पृथ्वी, ग्रह, कॉमेट, जितने भी मेटेओराइट से सब होते हैं, यहाँ हम बोलते हैं क्या, वेट इतना किलोग्राम, उसका वेट बोलते हैं क्या, वहाँ हमेशा द्रव्यमान का इस्तेमाल करते, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगता, इसलिए वो द्रव्यमान है। लेकिन पृथ्वी पर साला जिसका भी भार आपको महसूस होता है उसको अपन द्रव्यमान थोड़ी बोलते हैं, उसको वेट बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल लग रहा है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा द्रव्यमान जो है वो 58 kg है, नहीं, वेट, मैं तो पृथ्वी पर रहता हूँ, मेरे ऊपर ग्रेविटेशन पुल भी लगता है, और जब मैं वजन करूंगा पृथ्वी पर तो साथ में ग्रेविटेशनल पुल भी जुड़ के आएगा, तो मेरा वेट है 58 kg। लेकिन मैं चला जाऊँ अंतरिक्ष में चला जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल से दूर हो गया मैं, अब मेरा वहां पर जो होगा वो क्या होगा, मास होगा। ठीक, आइए क्षोभ मंडल में जब हम जैसे जैसे सतह से ऊपर जाएंगे
प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 1 डिग्री कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है ना। ऐसे ऊपर गए, सीढ़ी चढ़े दंतेश्वरी का, कुछ सीढ़ी 165 मीटर हो गया, 1 डिग्री कम लगेगा हमको। फिर ऊपर चढ़े 165 और 1 डिग्री और कम हो गया। ऐसा ऐसा करते लगभग 1 किलोमीटर 1100 मीटर तो होगा ही। नीचे 40 डिग्री महसूस करें तो ऊपर 30 डिग्री हो जाएगी। 165 डिग्री पे 1 डिग्री कम होता जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? सामान्य ह्रास दर। क्या कहा जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहा जाता है? इसी को कि क्षोभ मंडल में, अच्छा एक बात बता दूं, ये हर एक मंडल में ये ऐसा नहीं होगा। ये घटना केवल कहाँ होती? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। क्लियर? अच्छा, अब फिर ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती जाती है, तो पता ही हो गया क्यों हो रहा है कमी भाई। गैसों का घनत्व तो भी ऊपर कम होता जाता है, वायु दबाव भी कम होता जाता है। क्या होता है बताओ? वायु दबाव भी कारक है। कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वायु दाब ज्यादा हो रहा है। कणों की कमी के कारण होता है। कण की कमी भी तो होती है, क्योंकि ज्यादा संकीर्ण कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर, ग्रेविटेशन पुल के चलते। जैसे जैसे ऊंचे जाओगे तो कण ज्यादा अधिक दूर फैले हुए होते हैं। बात क्लियर है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है, जाहिर से बढ़ेगी। गर्मी में हवा गर्म होगी, ऊपर की ओर उठेगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी, और ठंडी में कम हो जाएगी। जेट स्ट्रीम धाराएं, हालांकि मैं इसको पूरा आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जेट स्ट्रीम अपने को पढ़ना है। आगे करंट में पहुंचेंगे अपन ना तो पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो आप, क्षोभ मंडल में ही आपको जेट स्ट्रीम, जो ऊंचाई है ना क्षोभ मंडल की, वहीं आपको पृथ्वी की सतह के ऊपर ना ऐसे राउंड में, ऐसे जिगजैग, ऐसे बहुत तेजी से चलने वाली पवनें होती हैं। बहुत तेजी से चलने वाली पवनें पट्टी में बहुत तेजी से ऐसे सर्कल में चलती है ना। इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनका वेग 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक का होता है। 450 प्रति घंटे, समझ रहे हो? अबे साला बस ये वो उड़ने लगेगा हवा में, ऐसा जेट स्ट्रीम। पता चला भाई सिया ऐसे उड़ रही हवा में, है ना। हम लोग को तो बिसाती नहीं है, भैंसी उड़ रहा है, ट्रैक्टर उड़ रहा है, ऐसा हो जाए, इतना तेज स्पीड है ना। बस इतना याद रखिए। अभी जेट स्ट्रीम में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल। ये सर्पिलाकार हवाएं, पवनें होती हैं, उच्च वेग वाली, हाई वेलोसिटी वाली, जो सर्पिला सांप के आकार में ऐसे 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 पृथ्वी के घेरे में चलती है, क्षोभ मंडल में ही चलती। तो फिलहाल के लिए याद रखिए, जेट स्ट्रीम कौन से मंडल में चलती? क्षोभ मंडल। ठीक, आगे चलिए भैया। समताप मंडल। टाइम हो गया? अबे ये खत्म ही नहीं। अच्छा यार, आज आधा घंटा चाप दिया ना मैं ना। क्या? कोई बात नहीं, काली हो जाएगी, है ना। असल में मैं अभी चाप दूँ ना आधा घंटा पहले।